युद्ध को जीतना चाहते हैं तो आप क्या आपको सामने वाले की स्ट्रेटजी नहीं पता होगी। 30 मार्क्स होते हैं बेटा इंटरनल। जब गर्मियों में बॉडी में पसीना निकलता है तो हमको ठंडक क्यों लगता है? जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th के सिलेबस के बारे में जानकारी कर ली है कि टोटल हम लोगों की 4 यूनिट आने वाली हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहने वाली है। बायोलॉजी में 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और फिजिक्स में भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं और केमिस्ट्री 20 मार्क्स की रहेगी। इसके बारे में पिछले ही वीडियो में बात की थी, जिसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है। आज से हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग आज बायोलॉजी से स्टार्टिंग करेंगे। पहले बायोलॉजी का चैप्टर्स पहला वाला देख लेते हैं, फिर देखते हैं आपको और किसमें डाउट आता है आप कमेंट डाउन कर देना, तो उसी हिसाब से वीडियो बना दिए जाएंगे। बायोलॉजी को समझते हैं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? आखिर जीव विज्ञान में पढ़ते क्या है? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। अपने आसपास आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स देखने को मिलेंगे। कीड़े मकोड़े, छिपकली रोज दिख जाती होंगी, मच्छर, ये सब लिविंग हैं। इंसान दिखते ही होंगे, ये सब क्या है? लिविंग होते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन काफी बच्चों को ये वाला चैप्टर रटने वाला लगता है, बहुत ही टफ लगता है, समझ में नहीं आता। एक्चुअली इसको पढ़ने का एक स्पेशल तरीका होता है। अगर आप भी उस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से या पूरा जीव विज्ञान अच्छे से समझ में आ जाएगा। जीव विज्ञान कोई एक सब्जेक्ट मात्र नहीं है कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये अकेले सब्जेक्ट नहीं होते। जीव विज्ञान आपके बारे में है, हम सब के बारे में है। जितने भी नेचर में लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे काम करती हैं, उनमें वो कैसे बनी, उसके बारे में जानकारी, आपके बारे में जानकारी कि आपका शरीर कैसे काम करता है, आप कौन कौन से फंक्शन कर सकते हैं, आप कैसे सोचते हैं, इन सब के बारे में बायोलॉजी में बताया जाता है। तो बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप एज अ सब्जेक्ट कभी मत देखना। इसमें आप सोचिए कि मैं अपने बारे में और अपने आसपास के सजीवों के बारे में, नेचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से और ये पूरा सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है। बायोलॉजी में मेनली टर्मिनोलॉजी होता है। अगर आप टर्म्स को समझ गए तो बायोलॉजी बहुत आसान लगती है। जैसे बताते हैं, बायोलॉजी बेटा ये लिखा है, बायोलॉजी जो टर्म है दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो बायो, इसको बायोज बोल सकते हैं बेटा। बायोज मतलब होता है लिविंग। बायोज मतलब क्या होता है? लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग, सजीव, कोई भी बेटा सजीव जिसमें जीवन हो। और दूसरा टर्म है लॉजी। एजीलॉजी वाला नहीं है, लॉजी, लॉजी या इसको लोगस भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है बेटा टू स्टडी, टू स्टडी। अब कभी भी किसी भी वर्ड के साथ लॉजी लगा होगा तो मतलब उसका मतलब है स्टडी, पढ़ना, अध्ययन करना। क्या करना बेटा? अध्ययन करना। तो देखो टर्म खुद ही बता रहा है कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसको बायोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया साइटोलॉजी, साइटो मतलब होता है बेटा सेल और लॉजी का मतलब अभी तुमको पता है टू स्टडी। तो साइटोलॉजी में किसको पढ़ोगे? सेल की स्टडी करेंगे। अगर मैंने लिख दिया ऐसा, आपने लिखा देखा कार्डियोलॉजी, कार्डियो आपने नाम सुना होगा काफी। कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट से रिलेटेड होता है हार्ट। और लॉजी का मतलब स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी। तो जिसमें हार्ट की स्टडी, हृदय के बारे में पढ़ा जाता है उसको कार्डियोलॉजी बोल देते हैं। जैसे अगर आगे लिख के आ गया हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेपेटो मतलब होता है बेटा लीवर और लॉजी मतलब स्टडी। बहुत बढ़िया। तो इसमें किसकी स्टडी की जाएगी? लीवर की स्टडी की जाती है। तो बायोलॉजी सिर्फ टर्म्स हैं, अगर आपने टर्म समझ लिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो लॉजी कहीं भी लिखा दिखे उसका मतलब होगा बेटा टू स्टडी।
बायोलॉजी, बायोज मतलब लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग की स्टडी को, सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ये जो जीव विज्ञान टर्म है बेटा, जीव विज्ञान शब्द जो है ये किस साइंटिस्ट ने दिया? जीव विज्ञान शब्द एक महान वैज्ञानिक थे, लेमार्क। ये आपने शायद अभी तक सुना नहीं होगा इनका नाम। आप क्लास 10th में जाएंगे, अगर अगली साल सिलेबस चेंज हुआ तो जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है कि विकास कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें इन साइंटिस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, लेमार्क। नहीं तो क्लास 12th में डार्विनवाद और लेमार्कवाद काफी आता है। तो काफी ग्रेट साइंटिस्ट थे लेमार्क, उन्हीं ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। किसने दिया था बेटा? लेमार्क ने दिया था। ये आप कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान क्या है बेटा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क ने दिया। किसने दिया बेटा? लेमार्क ने दिया। जीव विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है? जीव विज्ञान में आपको पढ़ना क्या होता है? इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पिछले लेक्चर में भी बताया था जीव विज्ञान को। एक तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी, और जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। देखो फिर से लॉजी आ गया कि नहीं आ गया? जू मतलब होता है एनिमल्स, जू मतलब होता है एनिमल्स, और लॉजी मतलब स्टडी। तो जिसमें जंतुओं को पढ़ा जाता है वो जंतु विज्ञान, और जिसमें प्लांट्स को पढ़ा जाता है वो बॉटनी हो जाती है। आपके में बॉटनी जूलॉजी अभी मिक्स दे रखी है। जैसे आप 11th में आएंगे तो बॉटनी अलग हो जाती है, जूलॉजी अलग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कॉमन ही रहती है उसमें, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक पूछे जा सकते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है बेटा? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये कॉमन चीजें हैं, बायोलॉजी पढ़ने के पहले आपको पता होनी चाहिए बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस मेनली कौन सी हैं, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, और बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु जनक है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया बेटा। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। आपका जो चैप्टर है क्लास 9th में फर्स्ट बायोलॉजी का, आपका वैसे तो बोलेंगे चैप्टर 5, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर का नाम है, जिसमें आप कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर बेटा आपका है 5th नंबर का, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई, मौलिक इकाई, फंडामेंटल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर का नाम है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी बड़ा भी चैप्टर है। बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर रहने वाले हैं वो काफी लेंथी रहने वाले हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान के साथ हर दिन जितना पढ़ाया जाए उसको अच्छे से रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। ये जीवन की मौलिक इकाई वाला जो चैप्टर है, सेल वाला जो चैप्टर है, जब तक आप बायोलॉजी लिए रहोगे या फिर मेडिकल फील्ड में जाओगे, ये वाला चैप्टर हमेशा रहने वाला है। आप 11th में इसको दोबारा से पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, जितना भी सजीव होते हैं वो कोई एक इकाई से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम लोग जानेंगे कि वो इकाई क्या है। उसके पहले जरा समझते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। सजीव क्या है? सजीव मतलब लिविंग, अभी पढ़े थे ना। बायोलॉजी क्या है? लिविंग की स्टडी है। सजीव और निर्जीव। आखिर आप किस बेसिस पे किसी को सजीव बोल देते हैं और किसी को निर्जीव बोल देते हैं? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जरा सोच के बताइए, कमेंट कीजिए कि आप
अगर आपको चूज करना हो, जैसे बोला जाए कि ये बोर्ड और मुझ में बताओ सजीव क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है कि सजीव बताने के लिए आप क्या बोलेंगे कि इसको ऐसे सजीव हो जाएगा, ये इस बात से निर्जीव हो जाएगा। तो उसके कुछ कॉमन चीजें हैं, एक डेफिनेशन नहीं बोली जा सकती, लेकिन ये कहेंगे जैसे सजीवों में क्या देखने को मिलती है बेटा, सजीवों में वृद्धि देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब ग्रोथ, ग्रोथ करते हैं सजीव, वृद्धि करते हैं। वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक तो द्रव्यमान बढ़ जाए, द्रव्यमान मतलब मास बढ़ जाए, और दूसरा संख्या बढ़ जाए, संख्या नंबर्स बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए बेटा? नंबर्स बढ़ जाए। अगर ये हो रहा है तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। जैसे अपना ही बोलो, आप 2-3 साल पहले अपना वजन तौले होंगे तो उसमें थोड़ा रहा होगा 20-30 किलो, लेकिन अभी देखोगे तो 40 केजी 50 केजी के आसपास आपका वेट आ रहा होगा। तो क्या बढ़ गया है? द्रव्यमान बढ़ गया है। तो इसको भी क्या कहोगे? वृद्धि कहेंगे। संख्या में बढ़ जाना, कोई गाय भैंस या बकरी को लेके आते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो वो नंबर्स बढ़ गया, उसको भी क्या कहते हैं? ग्रोथ ही कहा जाता है। निर्जीव वस्तुएं ग्रोथ नहीं दिखाती, इंटरनल ग्रोथ नहीं दिखाती। मतलब जैसे ये मार्कर है, ये अगर मैं ऐसे छोड़ दूं ये ऐसा ही रहेगा, ये अपने आप इसका वजन नहीं बढ़ेगा, ना ही संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर मिट्टी लगा दूं तो इसका वजन बढ़ जाएगा। जैसे यहां पे नॉर्मली पोडियम लगा दिया जाए नीचे लकड़ी वगैरह, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। घरों में देखा होगा जो बाहर साइड पे चबूतरा होता है, उसमें आप मिट्टी रखकर, मिट्टी डालकर चबूतरे की हाइट बढ़ा सकते हैं। तो वो वृद्धि है, लेकिन कैसी है? बाह्य वृद्धि होती है। निर्जीव वस्तुएं बाह्य वृद्धि दिखा सकती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट के बारे में आप सुनते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल कुछ बढ़ जाती है। किस वजह से? आसपास से काफी हवाएं चलती हैं तो मिट्टी वगैरह उड़ के जाती है, वहां पे लग जाएगी। बर्फबारी हुई तो बर्फ की वजह से उसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ गई। या कॉमन चीज है, आप कोई मिट्टी का ढेर देखिए, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ऐसा समझिए, रेगिस्तान में यहाँ पे मिट्टी थी, यहाँ मिट्टी थी, ऐसे थी। जब हवा चली, जब हवा चलेगी तो यहाँ की मिट्टी उड़ते उड़ते मान लो यहाँ पे इकट्ठी होने लगी, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे करके इसका साइज कम हो जाएगा और यहाँ पे साइज बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो यहां पे भी क्या हुई? वृद्धि हुई है, लेकिन कैसी? वाह वृद्धि हुई है। कैसी हुई है? वाह वृद्धि दिखाते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ नहीं होगी। इंटरनल ग्रोथ मतलब जैसे आपका वजन कैसे बढ़ा? क्या ऊपर से मिट्टी लगा दी गई थी ताकि आपका वजन बढ़ जाए? ऐसा तो नहीं हुआ। आपने रोज खाना खाते हैं, रोज खाना खाओगे जिससे धीरे धीरे करके बॉडी डेवलप होती है। तो हम लोगों में जो वृद्धि होती है वो कौन सी होती है बेटा? आंतरिक वृद्धि होती है। कैसी होती है? आंतरिक वृद्धि है। मतलब जितने भी सजीव हैं वो कैसी वृद्धि दिखाते हैं? आंतरिक वृद्धि को दिखाते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि सजीव क्या दिखाते हैं बेटा? वृद्धि। वो भी कौन सी? आंतरिक वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरी पॉइंट, जनन, जनन या प्रजनन जिसको बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा? री मतलब अगेन, दोबारा, और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना। क्या करना बेटा? उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। प्रजनन का या जनन का मतलब क्या होता है? सजीवों द्वारा अपने जैसी संतानों को बनाना, संतानों की उत्पत्ति करना प्रजनन या जनन कहलाता है। यह सिर्फ और सिर्फ सजीवों में देखने को मिलता है, निर्जीव में नहीं हो सकता। जैसे ये मार्कर ही है, अगर मैं इसको रख के छोड़ दूं, चाहे 2 साल बाद आए, ये मार्कर एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये बट के 2-4 इसके छोटे छोटे मार्कर बन के आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो रुपया पैसा एक जगह पे रखते और बढ़िया 2-4 दिन बाद उसका बहुत सारा गड्डी लग जाता। ऐसा नहीं होता है। तो निर्जीव वस्तुएं जो हैं, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, बल्ब है, कुर्सियां हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं। ये प्रजनन शो नहीं करती हैं, प्रजनन उनमें नहीं होता है। सिर्फ सजीवों में ही प्रजनन
होता है वो अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, निर्जीव नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दो कैरेक्टर हो गए जिसपे आप डिसाइड कर लेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव। एक और अच्छा सा कैरेक्टर देखिए आप, चेतना, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस, चेतना का मतलब क्या है? जितने भी सजीव होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण को फील करते हैं। टेम्परेचर चेंज होगा तो उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि रजाई में बैठे हों या फिर स्वेटर पहन के बैठे होंगे, नहीं, क्योंकि आसपास बहुत गर्मी है। इस वजह से आप हल्के कपड़े, नॉर्मल शर्ट वगैरह पहन के बैठे होंगे, क्योंकि आप में चेतना है। ऐसे सारे जानवरों में चेतना होती है। गाय भैंस देख लीजिए, भैंस को देखो, इतनी गर्मी लगेगी, वो डायरेक्ट पानी में जाने की कोशिश करती है। कुत्ते बिल्ली देखो, वो भी पानी में जाने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रखा है। देखो पसीना भी आ रहा है। तो चेतना के हिसाब से होता है। चेतना जैसे अगर बात किया जाए, जितने भी सजीव हैं अपने आसपास के जो बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल चीजों से प्रभावित होते हैं। अचानक से यहां पे अगर सांप निकल के आ जाता है तो हम थोड़ा सा डर जाएंगे, अरे सांप आ गया। लेकिन जो यहाँ पे चेयर रखी है, इसको इससे फर्क नहीं पड़ता। ये मारकर छोड़ दूं, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। सांप आए, बिच्छू आए, कुछ भी आए, लेकिन लिविंग बीइंग को फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर अगर यहां का बढ़ा दिया जाए तो कुर्सी ऐसा थोड़ी ना कि भाग जाएगी कि अरे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, एसी चलाओ, ऐसा नहीं होगा। किसमें देखने को मिलता है? ये सजीवों में देखने को मिलती है। तो चेतना, जितना भी सजीव है अर्थ पर, जितने भी सजीव प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्लांट्स ही हों, पौधे भी सजीव होते हैं। जब भी बहुत ज्यादा धूप वगैरह निकलती है तो देखो पतझड़ हो जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं, फूल मुरझा जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है। कोई केमिकल आप डाल दें तो पेड़ खराब हो सकता है, मर सकता है, क्योंकि वो प्रभावित होता है। या फिर आपने नोटिस किया हो, आपके घर में जो गमले का पौधा है, अगर उसको आप रोशनदान या फिर खिड़की के पास रखते हैं तो उसकी ग्रोथ हमेशा बाहर साइड पे होगी, जहां से सनलाइट आ रही होगी, क्योंकि उसको चेतना है, कॉन्शियसनेस है कि उसको ग्रोथ करने के लिए सनलाइट चाहिए, तो उसी साइड पे वो ग्रोथ करता है। लेकिन निर्जीवों में स्वचेतना देखने को या चेतना देखने को नहीं मिलती है। तो इस बेसिस पे आप बिल्कुल पक्का पक्का बोल सकते हैं कि सजीव क्या करते हैं बेटा? वृद्धि करेंगे, जनन करेंगे, चेतना दिखाते हैं, लेकिन निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता। एक और बहुत बेसिक चीज जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में ही देखने को मिलती है, किसी भी प्रकार की निर्जीव में देखने को नहीं मिलती है, और वो है बेटा कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितने भी दुनिया भर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो आप सोच सकते हो या जो आपने रोज देखे हो, इंसान देखते हो, कुत्ता देखा होगा, बिल्ली देखी होगी, पक्षी देखे ही होंगे, कीड़े मकोड़े देखे ही होंगे, जो आपने देखे हैं। और कुछ ऐसे जो नहीं दिखते, जैसे बैक्टीरिया है, लिविंग होता है। फंगस है, लिविंग है, दिखता नहीं है। जैसे आपने वो वाला तो देखा होगा, आम के अचार पर फफूंदी वगैरह लग जाती है, वो फंगस होता है, वो भी लिविंग होता है। और आसपास अभी भी मेरे चारों ओर फंगस होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। इनको ग्रो करने के लिए एक कंडीशन चाहिए, कंडीशन मिलेगी अच्छी तो ये ग्रो कर जाएंगे, तो वो भी लिविंग है, जो हमको नहीं दिख रहे। जो अभी दिख रहे हैं प्रॉपर्ली, उसका सोच सकते हो। तो जितने भी लिविंग होंगे वो सब के सब कोशिका से मिलके बने होते हैं, चाहे वो एक कोशिका से बने हो या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हो। जैसे हम लोग बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। जैसे अगर हाथ देखें आप, तो हाथ की स्किन निकलती रहती है, थोड़ा थोड़ा निकलेगी, उसमें बहुत हजारों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं, जो पर डे गिर जाती हैं। ठीक, तो सजीवों में क्या देखने को मिलेगा? कोशिकीय संगठन देखने को मिलेगा। लेकिन निर्जीव में कभी भी कोशिकीय संगठन नहीं होता है। पूरा जीवन में उसका तो जीवन होता ही नहीं है, लेकिन कभी भी उसमें सेल नहीं रहा हो। इसे क्वेश्चन पूछने को है, आप ये बताइए कि आपका जो लकड़ी का बना हुआ मेज या गेट है, वो सजीव है या निर्जीव?
कमेंट में जरूर लिखना, सजीव है या निर्जीव। अब ये सजीवों के लक्षण लिखे हैं, तो इसको मैच करो जरा और बताइए कि वो सजीव होता है या निर्जीव होता है। तो आप समझे, जीवन सिर्फ अर्थ पर है। जीवन कहाँ है? अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है। और लाइफ में आपने देखे बहुत सारे सजीवों में ही जीवन है, जिसमें आपके पौधे हो गए, जंतु हो गए और कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए, उनमें देखने को मिलता है। सजीव और निर्जीव के लक्षण हम लोगों ने अच्छे से देख लिए। अब आप सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। ये मार्कर सजीव होगा या निर्जीव होगा? बोल दोगे निर्जीव है, कोशिकीय संगठन नहीं है इसमें, ये प्रजनन नहीं कर सकता, ये अंता वृद्धि नहीं कर सकता है, इसमें चेतना नहीं होती है, ये रोज खाता पीता नहीं है। जितने भी सजीव हैं उनको खाना चाहिए, सांस चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, ये सारी नीड होती हैं। लेकिन निर्जीव की ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती। तो ये सजीव और निर्जीव। इसी में जैसे चैप्टर का नाम लिखा है, जीवन की मौलिक इकाई। अगर जीवन है, जैसे सजीव जीवित होते हैं, इनमें मौलिक इकाई क्या होगी? कोशिका होगी। अभी बताएं, जितने भी सजीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोशिका ना हो और वो सजीव हो जाए। समझे? तो कोशिका क्या होती है? जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका क्या है बेटा? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है, सेल। इसको जरा इधर पे समझते हैं। कोशिका बहुत छोटी होती है, दिखती नहीं है। आप जितना देख सकते हो उसे बहुत गुना छोटी होती है। ऐसे नॉर्मली आप बिना किसी माइक्रोस्कोप के कोशिका को देख ही नहीं सकते, और हम लोग तो दिखाई देते हैं। तो क्यों? जरा देखो, कोशिका सेल है, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलेंगी, बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यू जब साथ में मिलते हैं तो एक अंग बनता है, ऑर्गन बनता है। क्या बनता है बेटा? ऑर्गन बन जाता है। जैसे आपका आंख एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, स्टोमच एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलेंगे तो ऑर्गन बन जाएगा। और ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, अंग तंत्र बन जाते हैं। अंग तंत्र, जैसे आपने पाचन तंत्र के बारे में सुना होगा। पाचन तंत्र, जो भी आप खाना खाते हैं वो पचता है, खाओगे स्टोमच में जाएगा और फिर इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर उसका डाइजेशन कंप्लीट होगा। पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र, सांस लेने के लिए बना है, ठीक है। तो बहुत सारे तंत्र बने होते हैं, और ये सब तंत्र जब मिल जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है। ऑर्गेनिज्म बन के तैयार है, जीव बन जाता है। क्या बन जाता है? जीव। तो बेसिक अगर हम बात करें तो वो किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कोशिका का बना होता है। इसलिए कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। जितने भी सजीव हैं वो एंड पर कोई ना कोई कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, आपने कभी घर बनते हुए देखा है? कोई घर बन रहा हो तो घर बनाने के लिए मेन चीजें क्या चाहिए होती है? सीमेंट, बोरम, ये तो चाहिए, लेकिन ईंट चाहिए। क्या चाहिए? ईंट। एक ब्रिक होनी चाहिए जिसको आप रखोगे, एक के ऊपर एक रख के उसको घर को बनाते हैं। जैसे आप कोई घर इमेजिन कर रहे हैं तो वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है। बहुत सारी ईंट जब एक साथ रखी होंगी तो एक दीवार बन के तैयार हुई होगी। ऐसे कई दीवारें बनी तो एक कमरा बन गया होगा। ऐसे बहुत सारे कमरे मिलके बने तो एक पूरा घर बन गया। जैसे सजीवों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाया, ऊतक मिलके अंग, अंग से अंग तंत्र और जीव। ऐसे घर बनाने के लिए बेसिक यूनिट क्या चाहिए बेटा? ब्रिक चाहिए। क्या चाहिए? ब्रिक। तो अगर हम बात करें, जैसे आप जिस घर में हैं उसमें, जिस कमरे में बैठे होंगे उसमें बहुत सारी ईंटें लगी होंगी। तो ईंट ने क्या किया है? उस कमरे को बनाया है, उस कमरे की संरचना बनाई है। अलमीरा, अलमारी निकली होंगी, गेट के लिए एक होगा, रोशनदान का एरिया निकला होगा। तो संरचनात्मक इकाई क्या है? आपके कमरे की संरचनात्मक इकाई क्या है? एक ईंट हो गई। उसी की वजह से शेप आया है कमरे का, ठीक। दूसरा, वो कमरे की जो ईंट है वो आपको
बाहर के टेम्परेचर से बचाए हुए। बहुत गर्मी है बाहर, बाहर जाओगे धूप लगेगी, इसलिए आप कमरे के अंदर बैठे हैं। तो वो ईंट जो है वो एक प्रकार से क्रियात्मक इकाई भी है, जो क्रिया कर रही है और आपको बचा के रखी है बाहर के एनवायरमेंट से। ऐसे ही कोशिका भी जो होती है वो सजीवों की, कोशिका क्या है, कोशिका जो होती है वो सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। कोई भी सजीव है, कोई भी सजीव है वो किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका क्या कर रही है, उसको स्ट्रक्चर दे रही है। क्या दे रही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेल क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। मतलब उसको बनाने में किसकी हेल्प लगी है, कोशिका की। और हर एक कोशिका में काम चल रहा है उसको जीवित रखने का। उसमें डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, वो बहुत सारी चीजें बनाने का काम कर रही है, तब जाके कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा हो पाता है। इसलिए कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। अगर आप जीवन इमेजिन कर रहे हैं, कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे कोई ना कोई कोशिका जरूर होगी जिसमें लाइफ चल रही होगी। मतलब अगर एक कोशिका से कोई छोटा चीज है उसमें लाइफ नहीं होती, एक कोशिका से कोई छोटी चीज में लाइफ नहीं होगी। सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, जिसमें जीवन संभव होता है। आज इतना ही। इसके बाद वाले में आगे देखेंगे कि कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने की, डेड सेल किसने खोजी, लिविंग सेल किसने खोजी, इनके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।